नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं उन पेचीदा आर्थिक मुद्दों की जिनका होता है आपसे सरोकार। और आज हम बात करेंगे फर्जी जमा योजनाओं पर लगाम लगाने की। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े अध्यादेश द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 ऑर्डिनेंस को अपनी मंजूरी दी। इस अध्यादेश का मकसद है उन पॉन्जी स्कीम्स और चिट फंड्स पर लगाम लगाना जो गरीब और नासमझ जनता की गाढ़ी कमाई लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि इससे पहले भी फर्जी जमा योजनाओं पर शिकंजा कसने के प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन अब आधिकारिक संशोधनों के बाद से यह ऑर्डिनेंस देश में अवैध रूप से जमा राशि जुटाने के खतरे से कारगर ढंग से निपटने और इस तरह की योजनाओं के जरिए गरीबों और भोले भाले लोगों की गाढ़ी कमाई हड़पने पर रोक लगाने की दृष्टि से और मजबूत हो जाएगा। इस ऑर्डिनेंस में क्या है और ये कितना कारगर होगा, इसी विषय पर बात करेंगे हम आज के कार्यक्रम अर्थनीति में। तो फर्जी जमा योजनाओं पर लगाम लगाने के लिए लाए गए अध्यादेश के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। अजय दुआ, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं, और साथ ही हैं शिशिर सिन्हा, जो द हिंदू में सीनियर डेप्यूटी एडिटर हैं। स्वागत है आप दोनों का। अजय जी, आपसे शुरू करते हैं। भोले भाले लोगों की भविष्य की निधि, तो जो पॉन्जी स्कीम्स हैं, पिरामिड स्कीम्स हैं, चिट फंड स्कीम्स हैं, फ्लाई बाय नाइट कंपनीज जो पैसा लेके उड़ जाती हैं, अब क्या इस अध्यादेश के बाद निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहेगा और कैसे? पहले की तुलना में जरूर सुरक्षा बढ़ जाएगी, पर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा कि नहीं, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कारण ये तो कानून जैसे होता है वो ब्रॉड आउटलाइन फ्रेमवर्क बना देता है। अब इसके नीचे रूल्स बनने होते हैं। रूल्स में क्या प्रोविज़न होंगी, कितने स्ट्रिक्ट होंगे, लोग क्या अपनी पेनल्टी देने को तैयार हो जाएंगे कि पेनल्टी कम है और हमें फ़ायदा ज़्यादा है, जिसे अंग्रेज़ी में कॉस्ट बेनिफिट कहते हैं, तो उसके ऊपर तुलना है। पर ये पहला कदम बहुत अच्छा रहा है। 2015 से सरकार प्रयत्न कर रही थी कि अनरेगुलेटेड जो डिपॉजिट स्कीम्स हैं उनको बंद किया जाए, पर उनको सफलता कहिए या उन्होंने जो कदम लेना था जी, या अभी मिला है पिछले 7-8 दिन पहले, जब पार्लियामेंट में, लोकसभा में ये बिल पास होने के बाद राज्यसभा के जाने से पहले पार्लियामेंट सैनेडाई अब आगे पोस्टपोन हो गई है, तो सरकार ने अध्यादेश निकाला है। अध्यादेश में उन्होंने कई चीज़ों का विवरण किया है, पर जो जैसे मैंने कहा वो ब्रॉड किस्म की प्रोविजंस होती हैं जी। और जब बिल बनेगा हो सकता है काफ़ी चीज़ें बिल में और स्पष्ट रूप से आ जाएं, पर ये ज़रूर है कि जैसे रिपोर्ट आई थी कि स्टेट्स में कमिटीज़ बनी हुई थी इसी काम के लिए काफ़ी देर से, कारण रेगुलेटर तो 9-10 हैं इस चीज़ के। तो पिछले साल 974 केसेस स्टेट लेवल कमिटीज़ ने ऐसे फ्रॉड के कंसिडर किए। सीबीआई ने 166 केस रजिस्टर किए, और ये एक्सीडेंटल बोलिए या कुछ स्टेट लेवल रेगुलेटर्स का रोल का थोड़ा ढीलापन समझिए, इनमें से बहुत ज़्यादा केस हमारे पूर्व के प्रदेशों के रहे हैं जी, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के जी। तो शिशिर, आप बताएं कि जो अनरेगुलेटेड और रेगुलेटेड, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा और क्या क्या स्कीम्स होंगी जो अनरेगुलेटेड मानी जाएंगी और कौन सी रेगुलेटेड? देखिए, हमारे पास जो अभी की व्यवस्था है उसके व्यवस्था के हिसाब से आप जमाओं को 4 हिस्सों में बांट दीजिए। एक जो कि आपको बैंक मुहैया कराते हैं जी, उसके अलावा दूसरे बात जो NBFCs हैं या चिट फंड हैं या निधि हैं या बहुत सारे स्टेट्स में मनी लेंडर एक्ट हैं, उनके तहत जो जमाएं रजिस्टर्ड की जाती हैं वो है। तीसरा ये है कि आपसी व्यवहार में जो हम लेन देन करते हैं जी, ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि जब कोई आपके पास आता है और कहता है कि अगर बैंक आपको 8% दे रहा है, मैं आपको 18% देने को तैयार हूँ,
यहाँ पे समस्या आती है। और ये जो अध्यादेश लाया गया है ये ऐसे ही जमाओं को कहते हैं कि बंद करने की कोशिश है जो आपसे गलत व्यवहार के जरिए आपसे पैसा जुटाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पैसा लेना देना गलत नहीं है, लेकिन लेने देने के तरीके क्या होने चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और बेवकूफ बनाया जाए वो ध्यान रखना, झांसा दिया जाए। और देखिए, एक सामान्य प्रवृत्ति है, हम लालच की कभी सीमा तय नहीं करते, हम रोटी की सीमा तय करते हैं, लालच की सीमा तय नहीं करते, और यही हमारे लिए मुसीबत की जड़ बन जाता है। जब कोई हमें 18% 20% देता है तो एक बारगी हमारे मन में ज़रूर आता है, अरे यार बैंक में तो 8% मिल रहा है, 7% मिल रहा है, इतने सारे KYC फुलफिल करने हैं, और वो आकर के कहते हैं आप केवल ना नीचे में साइन कर दो और चेक दे दो, कहानी खत्म हो गई। ये जो चीज़ है इसी के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश है। और यहाँ पर डिपॉजिट को डिफाइन किया जा रहा है कि कौन सी जमा है जो कि कानूनी है और कौन सी जमा है जो कि गैर कानूनी है। साथ ही साथ जो लोग उन जमाओं को प्रमोट करते हैं उनके ऊपर भी लगाम है। जैसे कई बार हमने सुना ब्रांड एम्बेसडर कोई आया, एक सेलिब्रिटी आया, तो कहीं ना कहीं से अंदर से लगता है कि यार ये आदमी कह रहा है तो गलत नहीं कह सकता है, लेकिन पता चला कि वो गलत साबित हुआ, तो उनके ऊपर भी लगाम है। जो अखबार या जो टीवी चैनल्स पे जिस विज्ञापन दिए जाते हैं वहाँ पर भी लगाम लगाने की बात की गई है। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि एक काफ़ी बड़ी व्यवस्था की गई है जिससे कि इन जमाओं पर लगाम लग सके। लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि इन सभी चीज़ों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सवाल ज़रूर करें कि 8% बनाम 18% कि कोई आकर के मुझे झांसा दे दे और मैं फंस जाऊँ तो मैं केवल सरकार को दोष दूँ, वो शायद सही नहीं होगा। यानी कि इफ इट इज लुकिंग कि इट इज टू गुड टू बी ट्रू देन इट इज नॉट ट्रू, ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे कि शिशिर बता रहे थे कि अब जो रेगुलेटेड स्कीम्स हैं उन पर फिर भी आप विश्वास कर सकते हैं, जो अनरेगुलेटेड है मतलब कि वो झांसा देने के लिए आपको तैयार है, और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रेगुलेटर कैसा होगा? अभी तक हमने देखा कि ईडी है, CBI है, SFIO है, ये कितना डिफरेंट होगा? जी, मैं इनको रेगुलेटर नहीं कहूँगा, SFIO, CBI और पुलिस, ये तो पोस्टमार्टम एक तरह से करते हैं कि जब केस हो जाता है उसके बाद इन्वेस्टिगेट करते हैं। जब गुनाह हो गया, किसी ने गुनाह रजिस्टर किया इनके पास या कंप्लेन गई, तब ये उसके अंदर देख रहे हैं। रेगुलेटर तो होते हैं जैसे कहा जाएगा सेबी को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, NBFC जो लेती हैं उनके लिए मनी का स्टेट्स में मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के उनके अधिकारी या वो अपने आप ही होते हैं। ऐसे ये रेगुलेटर्स रिप्लेस नहीं हो रहे। आज 9 ब्रॉडली स्पीकिंग अगर स्टेट्स का एक गिनो तो कोई मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों को एक गिनो तो स्टेट्स में 1-2 और भी होते हैं। मनी लेंडर्स एक्ट उनके नीचे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आता है। 9 रेगुलेटर्स ब्रॉडली हैं डिपॉजिट के। रेगुलेटर्स तो यही रहेंगे, पर अब रेगुलेटर्स के ऊपर बंधन अब पड़ गया। इस ऑर्डिनेंस के नीचे नया रेगुलेटर नहीं अपॉइंट हो रहा है इस चीज़ के लिए। बिल्कुल, वो रेगुलेटर जो आज हैं मौजूद हैं वही रहेंगे, पर उनका रोल स्ट्रेंथन हो रहा है, वो रूल्स में आएगा। पर जो सबसे ज़्यादा महत्व की प्रोविज़न इसमें है कि जो आज तक अनरेगुलेटेड था उसने अभी तक पैसे ले लिए डिपॉजिट, ठीक है, पर भविष्य में अनरेगुलेटेड कोई भी डिपॉजिट टेकर या डिपॉजिट स्कीम फ्लोट नहीं हो सकेगी। अगर आपने अनरेगुलेटेड है, आपको थोड़ा सा टाइम है टू गो एंड रजिस्टर विद वन ऑफ दीज 9 एंटिटीज। पर एक CBI का रोल, SFIO का रोल, पुलिस का रोल वो जो था वो तो रहेगा ही। उनके पास एक और कानून हो गया जो वो जिसके ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। शिशिर, भोली भाली जनता, और खासकर हमने वेस्ट बंगाल में देखा एक बड़ा स्कैम हुआ जिसने एक तरह से देश को हिला दिया। बहुत करोड़ लोग उसमें और बहुत पैसा उसमें जमा था, और गांव वालों को जाकर कहानी सुनाई गई। उसके बाद बहुत बड़े इवेंट्स हुए, सेलिब्रिटीज़ आई, पॉलिटिशियंस वहाँ पर थे उनके इवेंट्स में। तो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा था भोला भाला निवेशक, उसको लग रहा था कि शायद ये जेन्युइन है। उसके बाद एसेट्स अटैच हो जाते हैं, फिर उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी निवेशक को पैसा वापस नहीं मिल पाता।
ये एक बड़ा दुखदाई एक वो चीज़ है जो वो कहते हैं कि चलिए रेगुलेटर भी आ गया, नया बिल भी आ गया या ऑर्डिनेंस आ गया, लेकिन निवेशक को अपना पैसा वापस नहीं मिलता, तब दुख होता है उनको। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 2004-2005 में जब शेयर बाजार में इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई थी, जिसको हम लोग डीमैट स्कैम के नाम से जानते हैं, उस समय सेबी ने एक नई व्यवस्था उसके बाद शुरू की थी जिसको हम लोग डिस्गॉर्जमेंट कहते हैं। डिस्गॉर्जमेंट में होता है कि जो गलत तरीके से मुनाफा कमाया गया या वो मुनाफा जिसके आप हकदार नहीं थे, वो आपने किसी की कीमत पर आपने कमाया हो, वो आपसे हम सीज करेंगे और उनके बीच में बांट देंगे। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसी तरह की व्यवस्था हम इस गैर कानूनी जमाओं के संदर्भ में कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, लेकिन ये आगे की योजनाओं के लिए तो ऑर्डिनेंस में साफ है। अब ये भी बात चल रही है कि अभी जो लोग फंसे हुए हैं, चाहे आप शारदा की बात करें, नारदा की बात करें, रोज वैली की बात करें, या ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, 978 मामले हैं, एक दो नहीं है, और जिसमें अकेले सीबीआई ने 146 मामलों की जांच की है, ईडी ने 56 मामलों की जांच की है, एसएफआईओ ने 32 मामलों की जांच की है। अब इन सारे मामलों में एक अनुमान है कि 4 लाख करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। 4 लाख करोड़ रुपए, आप सोचिए कि कितनी बड़ी रकम होती है, और खास तौर पे इनमें से वो रकम उन लोगों के लिए है जिनके लिए मासिक आय शायद 8,000, 10,000 या 15,000 रुपए होंगी, तो उनके लिए वो पैसा वापस मिलना जरूरी है। अभी इस अध्यादेश में इसको लेकर के स्पष्टता नहीं है, लेकिन हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि जब नियम बनाया जाएगा तो शायद कुछ इस तरह के प्रावधान लाए जाएंगे जो हमें संकेत मिल रहे हैं, जिससे कि इन लोगों का पैसा जो फंसा हुआ है उनको मिल सके। अभी की स्थिति है कि अध्यादेश चूंकि एक तारीख से लागू होगा जो कि 21 फरवरी है, यानी कि 21 फरवरी के बाद के जो भी मामले होंगे उसमें ये शामिल होगा। लेकिन अगर नियम में वो बात आ जाती है तो जिन लोगों ने रोए हैं शायद उनको थोड़ी हम खुशी दे पाए। चाहे अध्यादेश में एक प्रोविजन जरूर है कि एक तो वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है जी, दूसरा है कि आप रेगुलेटेड ऑलरेडी हैं, पर अगर ये सिद्ध हो जाता है कि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया गया फ्रॉडुलेंटली किसी रजिस्टर्ड रेगुलेटेड स्कीम वाले ने भी किया फ्रॉड, तो वो भी इस अध्यादेश से कवर्ड है। बिल्कुल सर जी। मतलब कि कंपनी ऑलरेडी हो, पर अगर आज सिद्ध होता है या कंप्लेन आई कि रजिस्टर्ड रेगुलेटेड फंड में फ्रॉड किया जा रहा है, तो टू सम एक्सटेंट जो आप कह रहे हैं सेना साहब, वो कवर हो जाती है बात। बिल्कुल सर। पर तीसरा है कि अगर कोई इंड्यूसमेंट दे के एडवर्ट, जैसे कहा गया, इश्तेहार बांटिए, टेलीविजन पे आइए, अखबारों में दीजिए, या सपने दिखाकर, सपने दिखा के पब्लिसिटी, इसमें वही मैं कहने वाला था, आप एक दूसरे के एजेंट्स बनाकर, एजेंट्स बना के, बहुत अच्छी स्कीम है, वो भी अब बैन हो गया अगर आप अनरेगुलेटेड स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं जी। रेगुलेटेड स्कीम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट बैन नहीं है, वो तो कर सकते, अनरेगुलेटेड पे है। बट प्रश्न है कि अगर कोई रेगुलेटेड स्कीम वाला भी हो, मतलब रेगुलेशन, मैं तो ये कहूँगा कि जिसे कहते हैं ना, बहुत हल्की सी रेगुलेशन है कि आपको रजिस्ट्री जो होना जरूरी है, आप रजिस्टर हो गए तो आप रेगुलेट हो रहे हैं। पर अगर वहाँ कोई रजिस्टर्ड एक 9 एंटिटी से किसी से भी करा ले, उसके बाद वो कहता है जी मैं आपको 20% दूंगा जी, तो प्रश्न आता है कि वो शायद 1-2 स्कीम में दे भी दे शुरुआत में कि अपने कस्टमर और आए, जो नॉर्मल तरीका, वर्ड टू माउथ ताकि और फैले, हाँ और आ जाए। वो तो एडवर्टाइजमेंट भी दे सकता है आपका से पैसा लेके, और शुरुआत में जिसे कहते हैं ना कॉस्ट ऑफ एंट्री इनटू बिजनेस, तो शुरुआत में हाई हो। तो गरीब लोगों को इसी चीज से बचाने के लिए ये बैनिंग की गई है, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस आया है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी जरूरी है और क्या ये कानून बनने से फर्जीवाड़ा वाकई में रुक जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद। रातों रात अमीर बनाने के सपने दिखाने वाली फ्रॉड कंपनियों पर नकेल कसने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया है और इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। शिशिर, आपसे जानना चाहूंगी, छोटी कंपनियां लोन बैंक से ना लेकर कमेटी पे बहुत डिपेंड करती हैं, तो उस पर भी कोई असर पड़ेगा क्या? देखिए, ऑर्डिनेंस का एक सेक्शन 2 है जिसके अलग अलग प्रोविजंस हैं। उस प्रोविजंस में जो खास बात क्या कही गई है कि बाय वे ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर डिपॉजिट आपका बिजनेस है, यानी कि किसी से जमा लेना या किसी को पैसा देना, यदि वो आपका धंधा है, वो इसमें गैर कानूनी है।
लेकिन अगर आपसी व्यवहार में अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं कारोबार चलाने के लिए, चाहे वो छोटा व्यापारी है, साझेदारी में यानी जिसको पार्टनरशिप फर्म्स कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वो फर्म चला रहा है, इन सब में कोई परेशानी नहीं है। एजुकेशन लोन, मैरिज के लिए लोन, कोई परेशानी नहीं है, वो दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि वो डिपॉजिट बाय वे ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए, यानी कि वो पैसे का लेन देन आपका कोई कारोबार नहीं होना चाहिए, ये आपसी व्यवहार होना चाहिए, यानी कि व्यापार और व्यवहार के बीच अंतर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लोग करते क्या है कि यहाँ पर चूंकि इंटरेस्ट ले लेते हैं, वो आपको अलाउड नहीं। अगर आप इंटरेस्ट ले लेते हैं तो वहाँ पे आपको रेगुलेशन की शर्तों को पूरा करना होगा। तो छोटे कारोबारियों, व्यापारियों, साझेदार जो फर्म्स होते हैं जिसको पार्टनरशिप फर्म्स कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स होंगे, इन सभी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी अजय जी, काले धन के खात्मे के लिए डिमोनेटाइजेशन आया, जीएसटी, रेरा भी आया, और अब जैसे ये अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का ऑर्डिनेंस आया है, तो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन पर भी थोड़ा लगाम कसने की ज़रूरत है, उन पर भी कसा जाएगा? जी हाँ, एक प्रोविजन तो इसी ऑर्डिनेंस काला धन रोकने के लिए ऑर्डिनेंस में डाला गया है कि आप जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो डिपॉजिट लेती हैं, उनको रजिस्टर्ड भी हैं, उनके ऊपर एक स्पेसिफिक बंधन डाला गया है कि वो अपने जो वोटिंग मेंबर्स हैं उनसे ही ले सकेंगी। अभी वो बाहर से भी ले सकती थी कि स्कीम अच्छी है, आप अपने चाहे मेंबर्स नहीं हैं, अपने घर नेबर को भी बोलिए आप पैसे लगा सकते हैं, या अपने भाई दूसरे लोगों को बोलिए, उसको रोकने के लिए तो डाल दिया गया है बंधन। प्रश्न है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अलावा जो लोग पैसे दे रहे हैं इन रजिस्टर्ड रेगुलेटेड स्कीम्स में भी, उसके अंदर हम कितना मॉनिटरिंग जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं, वो टैक्स वाले टैक्स लोग हैं। ब्लैक मनी का डेफिनेशन तो एक ही है कि भाई जो टैक्स जो नहीं भरा कैश हुआ में दे रहा है, हाँ, तो वो पैसा वो भी है कि जी आप कैश अब कितना दे सकते हो, चेक 10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो बंधन है कि जो पैसे आ रहे हैं वो इनकम टैक्स वाले अधिकारी रेगुलरली उसको मॉनिटर करते रहते हैं कि नहीं जी। क्योंकि डिपॉजिट स्कीम्स में 6 महीने की भी स्कीम हो सकती है, 3 महीने की भी हो सकती है। आपको 31 मार्च को जो रिटर्न में दिखेगा तभी मॉनिटर होगा, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपने ब्लैक मनी चेक करना है जी, अगर कोई भी से आप कहिए जैसे पहले करते हैं कि आपने 50,000 रुपए से ज़्यादा कैश निकाला तो टैक्स वालों को पता लग जाता है। तो यही स्कीम हमें करनी पड़ेगी कि किसी भी आदमी ने अगर कोई लिमिट से ज़्यादा डिपॉजिट किया तो वो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स आपके जो अधिकारी हैं या उनके पास वो इन्फॉर्मेशन चली गई। आगे उनकी जिम्मेदारी आगे देखें कि वो कहाँ से पैसा आया क्या नहीं। कारण ये डिपॉजिट टेकर बैंक पूछते हैं कुछ प्रश्न, अगर एक लिमिट से ज़्यादा कोई पैसा रखने गया तो बैंक पूछते हैं। जी। अब उन बैंक्स के पास व्यवस्था पुरानी है, व्यवस्था वो, और अब ये छोटे बैंक शायद ना ही पूछे, बड़े तो जरूरी पूछते हैं। ये स्कीम्स, डिपॉजिट स्कीम्स हमारे पास छोटे छोटे लेवल पे है जी, बड़ी लगेंगी स्टेट के अनुसार, और ऑल इंडिया डिपॉजिट स्कीम्स वगैरह जिसे बोले लोगों ने सब कुछ कंप्यूटराइज किया हो और उनका लिंक आगे टैक्स अधिकारियों के पास हो, वो उस लेवल पे हमारे यहाँ इतनी प्रचंड अभी डिपॉजिट स्कीम्स नहीं चलती। यानी कि काले धन पर लगाम लगाने की मंशा तो सरकार की यहाँ दिखती है। शिशिर, कानून बनाने से फर्जीवाड़ा रुक जाएगा ऐसा लगता है क्या, या सुमोटो नोटिस कुछ लिया जाएगा कि भाई ये अनरेगुलेटेड लग रही है या ये फर्जीवाड़ा कर सकती है? देखिए, सुमोटो शब्द का तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि, क्योंकि रेगुलेटर कोई नया नहीं है, रेगुलेटर वही है। यहाँ पर कोई शिकायत करे, कोई कहे कि हाँ ये गलत हुआ है, तो उस सूरत में ऐसा किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होते हैं, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी है, ये कुछ मामलों में सुओमोटो जो है वो कॉग्निजेंस उसका लेती है, या कई मामलों में कोर्ट किसी तरीके से इंटरफेयर करके जो है वो सुओमोटो लेता है।
इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि कानून बनाना एक माध्यम है, एक तरीका है, उसके साथ साथ जरूरी है कि आप कितने जागरूक हैं। क्या आपके अंदर इतनी समझ है कि वो जो जमा हमसे ले रहा है वो सही है या गलत है, आप कैसे पहचान करेंगे? तो इसके साथ साथ कानून बनाने के साथ साथ एक जागरूकता अभियान भी चलानी चाहिए, जिसमें ये बताना है कि ये 9 रेगुलेटर हैं, चाहे वो सेबी हो, आरबीआई हो, निधि का हो, या चिट फंड का हो, या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स का हो, या आपका मनी लेंडर कहें कुछ राज्यों में हो, वो सभी रेगुलेटर्स के आने चाहिए। वहाँ पर ये देखना चाहिए कि उन रेगुलेटर्स का रजिस्ट्रेशन नंबर उसके पास है या नहीं है, और उसके बाद ये भी देखना चाहिए कि वो कहीं कुछ ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही आपको प्रलोभन तो नहीं दे रहा है, या उसके साथ कुछ उसने ऐसी शर्तें डाल दी है कि आप 4 लोगों को मेंबर ऑफ जुटा लीजिए तो हम आपको 2% एक्स्ट्रा देंगे। क्या इस तरह की कुछ उसने शर्तें डाली है? अगर ये सारी चीज़ें आप अपने स्तर पर भी तहकीकात करेंगे तो कानून तो अपना काम करेगा, आपको भी अपना काम करना होगा, आपके अंदर भी जागरूकता होनी चाहिए। बड़ा मुश्किल है ये डिबेट करना, क्योंकि बहुत भोले भाले लोग होते हैं, वो बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं, उनको एकदम से, और ग्रीड कह लो या मतलब एक सपना कह लो कि शायद हमारे पैसे और ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये कैसे जागरूक बनाया जाएगा, ये बहुत कठिन होगा, चैलेंजिंग होगा। ये बताएं अजय जी कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इन तीनों में तो हमने देखा था कि 1999 से भी शिकंजा कस रहा था, लेकिन वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ये 2 राज्य हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को लिया नहीं था। ऐसा क्यों? लगता है चाहे एक बहुत बड़ी स्कीम होती थी वेस्ट बंगाल में, पियरलेस, अगर आपको याद हो, जैसे उत्तरी भारत में सहारा स्कीम होती थी और बंगाल में पियरलेस स्कीम थी, और इन दोनों को अगर कोई नेशनल लेवल बात होती थी, चिट फंड की, डिपॉजिट स्कीम की, ये 2 ही नाम आगे आते थे। तो मुझे कोई कारण नहीं लगता कि वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं, जब इतनी बड़ी स्कीम बरसों से चलती आ रही थी, क्यों नहीं उन्होंने स्टेप्स लिए गए कि उसको रेगुलेट करना जरूरी हो। और जैसे आजकल देख रहे हैं कि इतने केसेस, 1/3 केसेस जैसे कहा जा रहा है कि अपने जो 974 केसेस कहे, उसके अंदर तो वो वेस्ट बंगाल के ही स्टेट लेवल कमिटीज ने जो चर्चा की, तो वो तो कहना बहुत कठिन है कि क्यों नहीं देखा गया। पर ये जरूर है कि वहाँ पे जो डिटेक्ट हुए हैं केसेस, वो डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई है, और शायद यही वजह है कि ये ऑर्डिनेंस भी लाया गया है। ज्वेलर्स की अगर बात करें तो उनकी भी कई स्कीम्स होती हैं, डिपॉजिट स्कीम्स, और अगर एक आध EMI आपकी मिस हो गई तो फॉरफिट कर लेते हैं अमाउंट। इस पर भी कुछ नियम है इसमें? बिल्कुल, देखिए ये ऑर्डिनेंस के पहले ही हो चुका है। खासतौर पे आपको याद होगा कि कुछ जो फेमस ब्रांड हैं जिन्होंने चलाया था कि आप 11 इंस्टॉलमेंट दीजिए, 12वां इंस्टॉलमेंट हम देंगे, और अमूमन दिवाली के टू दिवाली चलता था कि दिवाली के समय आप खरीदारी करने जाएं और वो कर देंगे। तो वो व्यवस्था पहले ही बंद कर दी गई रिजर्व बैंक की ओर से, और उसमें कहा गया कि ये स्कीम अलाउड नहीं है, क्योंकि आपका उसमें कोई रेगुलेशन नहीं चलता है, कोई इंटरेस्ट रेट के ऊपर रेगुलेशन नहीं है, और बाकी किसी भी चीज़ पे नहीं है, तो वो स्कीम्स तो बंद हो गई। तो ज्वेलर्स तो वैसे भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ज्वेलर्स एक अपने खास ग्राहकों के लिए आपसी संबंध के जरिए वो करते हैं, वो गैर कानूनी है, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए, और ना ही लोगों को ऐसी स्कीम्स में भाग लेना चाहिए। इनसे बचना है। ज्वेलर्स के ऊपर पहले ही पाबंदी लगाई जा चुकी है, और जिसकी वजह से बाकी जिन ब्रांड्स की मैं बात कर रहा था उन्होंने उन स्कीम्स को बंद कर दिया था। डिपॉजिट एक्सेप्टर है, उस पर शिकंजा है, और जो डिपॉजिट मेकर है उसको एक तरह से राहत है। यहाँ पर जो डेटाबेस बनाया जाएगा उससे काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी। डिपॉजिट टेकर्स के ऊपर रजिस्ट्री जो बननी है, सेंट्रल रजिस्ट्री, जिसका जैसे रजिस्टर हो गए तो वो आप कंप्यूटर में वेबसाइट्स भी बन जाएंगी, देखिए ये रजिस्टर्ड है, आप इन्हीं के पास जाइए, कुछ हर उनका कितना स्केल है, कि कौन कौन सी स्टेट्स में रजिस्टर्ड हैं, वो चीज़ें सब पता लग जाएंगी। कम से कम आज जो सेंट्रल रजिस्ट्री नहीं है, लोगों को मालूम नहीं कि, और ख़ास करके जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है जो पैसे लेगा, वो तो इतने ज़्यादा प्रश्न, एक तो वो प्रश्न ही नहीं पूछने से डरता है, फिर उसने अगर पढ़ा लिखा ना हुआ तो उससे कहा जाएगा तुझे 20% चाहिए या तुझे प्रश्न पूछने हैं, जैसे बातचीत होती है। तो इसलिए ये सेंट्रल रजिस्ट्री होना जरूरी। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें इन
डिपॉजिट टेकर्स का ओवर टाइम और रजिस्ट्री में रेटिंग भी रखनी चाहिए कि कैसे उनका पास व्यवहार रहा है, कितने हर चीज़ को ग्रेडिंग देख के, जैसे हम दूसरों को रेटिंग करते हैं कि इनका भी रहे, लोगों को पता लगे कि अगर ये कंपनी अच्छी है, उनका पूरा रिस्क कितना लिया है, कितना मैं रिस्क लूँ। जितना ज़्यादा स्टार होगा, अगर 5 स्टार टाइप है तो मतलब कि ये यहाँ पे अगर वो आपको कम पैसे भी दे रहे हैं, इंटरेस्ट कम दे रहे हैं, तब भी लोग वहाँ जाएंगे, कारण उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। और अब तो सबके पास स्मार्टफोन है, तो कम से कम इसका इस्तेमाल भी सही ढंग से किया जाए। शिशिर, आखिरी सवाल, संक्षेप में जवाब चाहिए कि स्पेशल कोड बनाने की कोई बात है क्या कि कुछ इन केसेस के लिए स्पेशली जल्दी से इनको निपटाया जाए, ऐसा कुछ होगा? यहाँ पे एक अरेंजमेंट की गई है कि लीगल जो है, जो कोर्स है वो तेजी से चले, क्योंकि समस्या ये होती है कि ऐसे मामले बहुत लंबे समय तक अटके रहते हैं और हम सभी जानते हैं कि हमारी अदालतों में तमाम तरह के मामले आते हैं। तो स्पेशलाइज जो कमर्शियल कोर्ट्स हैं जिनका गठन किया जा चुका है, हम उन्हीं के तहत ऐसे मामलों की सुनवाई हो, ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। जी, चलिए, आप दोनों स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो लुभावने वादे करने वाले और धोखाधड़ी करने वाली इन कंपनियों पर, फ्रॉड कंपनियों पर जल्दी ही नकेल कसी जाएगी, ऐसी उम्मीद की जाएगी। और आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।